गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम 4 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर को डिटेल में समझेंगे। डेली करंट अफेयर में एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से नोट करिएगा। रोज मैं आपको कहता हूं क्योंकि हर एग्जाम में देखिए क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, इसलिए ध्यान से वीडियो को एंजॉय कीजिए, एंड तक देखिए। पीडीएफ आपको क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। आइए शुरू करें। 4 अक्टूबर के करंट अफेयर को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे आज के करंट अफेयर का। महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर किस राज्य में देश के पहले बापू टावर का उद्घाटन किया गया? देश का पहला बापू टावर बनाया गया है भारत के बिहार राज्य में। हाल ही में बिहार के जो सीएम हैं नीतीश कुमार, उन्होंने इनॉग्रेशन किया है बापू टावर का, है ना। महात्मा गांधी की जयंती कब थी? आप सभी को पता होना चाहिए, 2 अक्टूबर को 155वीं जयंती मनाई गई थी। तो इस दिन नीतीश कुमार जी ने बापू टावर का इनॉग्रेशन किया है बिहार में। महात्मा गांधी से संबंधित, उनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट जानकारियां है वो आपको इस टावर पर अंकित की हुई मिल जाएगी। तो महात्मा गांधी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको विवरण के तौर पर बापू टावर पर देखने को मिलेगी। इनॉग्रेशन किया गया भारत के बिहार राज्य में। इनॉग्रेशन किसने किया है बापू टावर का? तो इसका इनॉग्रेशन किया है बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने। यह देश का पहला बापू टावर है, ध्यान रखिएगा। 155वीं बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी की 2 अक्टूबर 2024 को मनाई गई और इसी दिन इसका इनॉग्रेशन कर दिया गया। वैसे जो फाउंडेशन स्टोन है वो 2 अक्टूबर 2018 को रखा गया था, है ना। शिलान्यास किया गया था 2 अक्टूबर 2018 को। अब फाइनली ये पूरी तरह से तैयार हुआ है। टोटली 7 एकड़ एरिया में ये फैला हुआ है। इस टावर की अगर हम हाइट देखते हैं तो ये 120 फीट तक देखने को मिलती है और टोटल कॉस्ट आई है पूरे टावर में 129 करोड़ रुपए की। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि महात्मा गांधी से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके जीवन की या स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित, वो सारी जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी, इस टावर में मिल जाएगी। टावर का उद्देश्य ही गांधी जी के विचारों को और उनके आदर्शों को आम जनता तक पहुंचाना है। तो पूरे देश का पहला बापू टावर कहां इनॉग्रेट किया गया? बिहार राज्य में। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2024 का आयोजन कर रहा है? तो भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जा रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के द्वारा। आंसर हो जाएगा आर्थिक विकास संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। देखिए 4 से 6 अक्टूबर 2024 तक नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और भारत की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो संयुक्त रूप से कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन कर रही है। इस साल ये 3rd एडिशन है, ध्यान रखना। जो कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस 2024 है, ये कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस का 3rd एडिशन है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी आज 4 अक्टूबर को इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। अब आप सोचेंगे कि सर कॉन्फ्रेंस का काम क्या है ना। कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस की बात करें तो यह बता दिया आपने कि आयोजन कौन कर रहा है। आयोजन नई दिल्ली में होगा, यह भी हमको पता चल गया, लेकिन उद्देश्य क्या है? तो देखिए इस सम्मेलन में चर्चा की जाएगी एक ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ाने में, स्पेशली ग्रीन ट्रांजिशन के लिए फाइनेंस की व्यवस्था कैसे की जाए, पहला यहां का मुद्दा है। सेकेंड, जियो इकोनॉमिक चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, और इसके अलावा डेवलपमेंट के लिए लचीलेपन बनाए रखने के लिए जो नीतिगत उपाय हैं, जो पॉलिसीज हैं, उनको किस तरीके से डेवलप किया जाना चाहिए, क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, यह मुख्य उद्देश्य है स्पेशली कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस का। तो ऑल ओवर देखें तो इकोनॉमी को बूस्ट करने से रिलेटेड कुछ मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाएगी, है ना। फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, आयोजन करवा रहा है इस कॉन्फ्रेंस का। तो यहां पर आर्थिक विकास संस्थान के बारे में हमको पता होना चाहिए। क्या है ये? एक स्वतंत्र एडवांस रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है, ध्यान रखना। 1952 में इसकी स्थापना की गई थी और यह जो संस्थान है
एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल एंड रिसोर्स इकोनॉमी आदि एरियाज में रिसर्च का काम करता है। एग्रीकल्चर के सेक्टर में, रूरल डेवलपमेंट के सेक्टर में, इन्वायरमेंट को बनाए रखना, रिसोर्स इकोनॉमी, इन सभी सेक्टर में रिसर्च के लिए जिम्मेदार संस्था है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, या इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं हम इसको। तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर कौटिल्य इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवा रही है। कहां पर? नई दिल्ली में। डन। आगे बढ़ने से पहले आपको ऑफर ऑफ द डे बता दूं, आप सभी के लिए करंट अफेयर 2024 का ईयरली पैकेज अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ध्यान से अवेल कीजिएगा। हिंदी मीडियम के जो हिंदी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं वो लिंक को ध्यान से देखिएगा। लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे डायरेक्ट आपके ईयरली करंट अफेयर के पैकेज पर। तो देख लीजिएगा वो हिंदी का है कि इंग्लिश का। ठीक है, आपको मंथली करंट अफेयर की ई बुक मिलती है, इसमें मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ मिलती है, और साथ ही साथ मंथली करंट अफेयर की क्विज भी आपको आपके इस कोर्स के अंदर ही अवेलेबल होती है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा। अवेल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक से। और अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपको डाउट है, तो आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए और उस पर कॉल कीजिए और आपकी क्वेरी वहां पर सॉल्व हो जाएगी। अक्टूबर 2024 में आईसीसी ने किस देश के खिलाड़ी प्रवीण जयविक्रमा पर प्रतिबंध लगाया है? तो प्रवीण जयविक्रमा, अगर इनकी बात करें तो ये श्रीलंका के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। हाल ही में आईसीसी ने इन पर बैन लगा दिया है। ठीक है, तो श्रीलंका के बॉलर हैं प्रवीण जयविक्रम सिंघा। ठीक है, जयविक्रमा, सॉरी विक्रम सिंघा नहीं, जयविक्रमा, प्रवीण जयविक्रमा, इन पर प्रतिबंध लगाया है। क्यों? क्योंकि जो आईसीसी का एंटी करप्शन कोड है उसका इन्होंने उल्लंघन किया है। हर संस्था की कुछ पॉलिसीज होती है, कुछ उनकी नीतियां होती है। अब एंटी करप्शन को लेकर भी उनकी कुछ नीतियां है, किसकी? आईसीसी की। तो आईसीसी की जो एंटी करप्शन कोड है, एक प्रकार की पॉलिसी, उसका जो आर्टिकल 2, 4 और 7 है, उसके उल्लंघन के कारण जयविक्रमा पर हाल ही में बैन लगाया गया है। ठीक है, प्रवीण जयविक्रमा की बात करें तो श्रीलंका के बॉलर हैं। इन्होंने क्या किया है? देखिए, आईसीसी का जो एंटी करप्शन कोड है जिसका इन्होंने उल्लंघन किया है, वो करप्शन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के सबूतों से छेड़छाड़ करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो कि बोल सकते हैं प्रोसीजर में या फिर इन्वेस्टिगेशन में सहायक है, उनको नष्ट करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन में किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाने के लिए इन्होंने कोई भी काम किया है, तो इसके कारण इन पर बैन लगाया है आईसीसी ने। तो श्रीलंका के बॉलर है प्रवीण जयविक्रमा। ठीक है, आईसीसी ने बैन लगाया है। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2024 का आयोजन किया गया है हाल ही में दुबई, यूएई में। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट, ओके, 2024 में कहां आयोजित की गई? यूएई के दुबई में। उद्देश्य क्या है? तो ग्रीन इकोनॉमी नाम से समझ में आ जाएगा। स्पेशली देखिए, जो एनवायरमेंट है उसको कैसे सेफ रख के विकास किया जा सकता है, मुख्य उद्देश्य वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट या कॉन्फ्रेंस को आयोजित किए जाने का, है ना। एनवायरमेंट भी हार्म ना हो और जो विकास की गति है देश की किसी की भी, वो भी ना रुके। तो इसके लिए आयोजित किया गया वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2024। हाल ही में आयोजन यूएई के दुबई में, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, ये अमेरिका वाला नहीं है, यूएई के दुबई में, यहां पर इसका आयोजन किया गया। ठीक है ना। तो आयोजन किस किसने करवाया? अगर हम ये देखते हैं तो दुबई सुप्रीम काउंसिल ऑफ एनर्जी, दुबई वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी और द वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा संयुक्त रूप से वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2024 का आयोजन किया गया। अब थीम की बात करें तो एम्पावरिंग ग्लोबल एक्शन, अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटी एंड एडवांसिंग प्रोग्रेस, ये 2024 में थीम है वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट की। ठीक है, समिट के दौरान कुछ अलग अलग चीजों पर बात किए गए हैं, कुछ काम भी किए गए हैं, जैसे वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम को लॉन्च किया गया है यहां पर। ठीक है, फोरम का उद्देश्य क्या है? इन्वायरमेंट से जुड़ी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए दुनिया भर के जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी एक्सपर्ट हैं, उनको एक साथ लाना।
ताकि भैया इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है और ग्रीन इकोनॉमी मतलब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए देश का कैसे विकास किया जा सकता है, और इसके अलावा जो क्लाइमेट है, इन्वायरमेंट है, उसको कौन कौन सी चीजें इफेक्ट कर रही है, उन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई समिट में। ठीक है, तो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2024 का आयोजन कहां किया गया, क्वेश्चन हमारा ये था, यूएई के दुबई में। ठीक है, किस राज्य में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक एंड एक्सटेंडेड रियलिटी बनाया जाएगा? तो आपको पता है फिल्मों से संबंधित काम महाराष्ट्र में होते हैं आज तक, तो महाराष्ट्र इसका भी आंसर हो जाएगा, है ना। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसके लिए? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक एंड एक्सटेंडेड रियलिटी, इनके लिए बनाया जाने वाला है महाराष्ट्र में। सेंट्रल कैबिनेट या इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में इसे मंजूरी प्रदान की है, महाराष्ट्र के मुंबई में, क्योंकि देखिए फिल्म उद्योग का सारा काम मोस्टली मुंबई से होता है, तो इसीलिए अब एनिमेशन, वीएफएक्स मूवीज में सबसे ज्यादा लगते हैं, तो गेमिंग, कॉमिक, इनके लिए जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा वो भी महाराष्ट्र के मुंबई में ही बनाया जाएगा। वैसे ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसके लिए 2022 में एक कमेटी बनाई गई थी अपूर्व चंद्रा की अध्यक्षता में, उसकी सिफारिश के आधार पर, जो टास्क फोर्स जो थी उसकी सिफारिश के आधार पर महाराष्ट्र के मुंबई में अब बनाया जाएगा नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। उद्देश्य क्या है आपको पता चल गया, एनिमेशन, वीएफएक्स, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक, एक्सटेंडेड रियलिटी, इन सभी के क्षेत्र में ये पूरा एक सेंटर डेवलप किया जाने वाला है महाराष्ट्र के मुंबई में। ठीक है, आपको पता चल गया उद्देश्य क्या है, युवाओं को रोजगार मिलने वाले इससे। हाल ही में राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य, नागेश कुमार को मौद्रिक नीति समिति, जिसे कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसका सदस्य नियुक्त किया गया। किस किस को? राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार। तो ये आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके सदस्य नियुक्त किए गए हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल होता है 4 साल। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है ये, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 4 साल का होता है। देखिए मेंबर शायद ही पूछे जाए, लेकिन उनका कार्यकाल पूछा जाता है, टेन्योर पूछा जाता है। यूपीएससी में तो देखिए और डिटेलिंग में क्वेश्चन आया था, आपको पता है यूपीएससी में क्वेश्चन वैसे ही काफी डिटेल में ही पूछे जाते हैं, तो ऐसा ही क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ चुका है, तो आपको कैजुअल इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्यों की नियुक्ति की है। राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार इसमें शामिल है, और इनका जो टेन्योर है वो 4 साल का होने वाला है। अब आपको पता है मौद्रिक नीति समिति करती क्या है? तो यह जो समिति है आरबीआई की, एक तो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को तय करती है, जिसमें एमएसएफ, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये सभी शामिल होती है। तो ऑल ओवर मॉनेटरी पॉलिसी के लिए काम करना मौद्रिक नीति समिति का मुख्य उद्देश्य है आरबीआई की। ठीक है, समिति में 6 मेंबर होते हैं, इसमें से 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामित होते हैं नॉर्मली, और 3 मेंबर आरबीआई से होते हैं, और सभी का जो टेन्योर होता है वो 4 साल का होता है। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन आप याद रख लीजिए, आपका यहां पर काम हो जाएगा। टेन्योर कितना? 4 साल। कौन सा देश ग्लोबल शतरंज लीग के 2nd एडिशन की मेजबानी करने जा रहा है? तो ग्लोबल शतरंज लीग, शतरंज की प्रतियोगिता है, इसका जो 2nd एडिशन है वो आयोजित किया जाने वाला है इंग्लैंड में। कहां पर? इंग्लैंड। ठीक है, ग्लोबल चेस लीग के 2nd एडिशन का आयोजन इसी मंथ 3 से लेकर 11 अक्टूबर तक शुरू हो चुका है, 2024 तक इंग्लैंड की कैपिटल लंदन में किया जा रहा है। और नॉर्मली तो देखिए काफी सारी फ्रेंचाइजीज भी इसमें हिस्सा ले रही है, लेकिन इंडिविजुअल खिलाड़ी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे अगर हम देखें तो ग्लोबल चेस लीग 2024 में 6 फ्रेंचाइजीज के साथ साथ मैक्सन कार्लसन, जानते कहां के ये खिलाड़ी है? मैग्नस कार्लसन बहुत ही फेमस चेस खिलाड़ी है ना, वर्ल्ड नंबर 1 नॉर्वे के हैं, ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखना कहां के? नॉर्वे, यूरोपीय देश। तो नॉर्वे। विश्वनाथन आनंद इंडिया के हैं,
स्टीमर हिकारू नाकामुरा, अली रेजा फिरोजा, ये भी इंडिविजुअल खिलाड़ी के रूप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और साथ ही साथ 6 फ्रेंचाइजीज भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। ग्लोबल चेस लीग 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? ग्लोबल शतरंज लीग इंग्लैंड के लंदन में, ठीक है ना। और यहां पर विश्वनाथन आनंद से आपको पता होना चाहिए कि भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं पहले, इंपॉर्टेंट है। अब बता सको तो ये बता देना कौन से सन में विश्वनाथन आनंद को शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया गया था, बता दोगे? चलिए, तो हमारा क्वेश्चन ग्लोबल चेस लीग 2024 से आयोजन इंग्लैंड के लंदन में किया जा रहा है या ब्रिटेन के लंदन में बोल सकते हो आप। ग्लोबल चेस लीग की बात करें तो नॉर्मली इसका जो आयोजन है वो टेक महिंद्रा एक कंपनी है वो और इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। 2023 में इसका पहला एडिशन आयोजित किया जा चुका है। कहां पर? दुबई। कहां? दुबई। पहला एडिशन दुबई में आयोजित किया गया था 2023 में, लास्ट ईयर, और अब 2024 में सेकेंड एडिशन का आयोजन किया जा रहा है। कहां पर? तो यह किया जा रहा है लंदन। ओके, कितनी फ्रेंचाइजीज भाग ले रही है यह भी क्वेश्चन आ सकता है, 6, और इंडिविजुअल खिलाड़ी तो है ही। 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 शुरू की गई। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 के तहत हर माह कितना स्टाइपेंड दिया जाएगा? स्टाइपेंड क्या होता है? जैसे स्कॉलरशिप होती है ना, वो स्टाइपेंड है ना, मतलब एक प्रोत्साहन राशि है ना, उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। तो 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 की शुरुआत की गई। पहली चीज तो यह नोट कीजिए, इस योजना के तहत हर माह जो भी इंटर्न है उनको जो इंटर्नशिप या स्टाइपेंड दिया जाएगा वो दिया जाएगा 5,000 रुपए का हर माह। कितना? 5,000 रुपए। पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2024, ठीक है। तो 3 अक्टूबर 2024 को पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2024 की शुरुआत की गई। ये एक प्रकार का स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना, स्किल सिखाई जाएगी युवाओं को, स्पेशली एज देखिए 21 से लेकर 24 साल के, 21 से लेकर 24 तक के जितने भी उम्मीदवार है, जितने भी सीखना चाहते हैं, छात्र हो या कोई भी हो, उनको ट्रेनिंग दी जाने वाली। अब देखिए, पीएम इंटर्नशिप स्कीम का जो लक्ष्य है, भारत में 500 जो बड़ी बड़ी टॉप कंपनीज है उसमें इंटर्नशिप के माध्यम से 1 करोड़ युवाओं को स्किल सिखाना या उन्हें सशक्त बनाना। 1 करोड़ युवाओं तक पहुंचेंगे। फर्स्ट फेज में, 2 फेज में चलाई जा रही है। फर्स्ट फेज में 30 मिलियन यूथ को ट्रेनिंग दी जाएगी और जो सेकेंड फेज होगा उसमें 70 मिलियन यूथ को ट्रेनिंग दी जाएगी। 30 मिलियन और 70 मिलियन टोटल देखें तो 100 मिलियन, ठीक है, यूथ को ट्रेनिंग दी जाने वाली है। 1 करोड़ स्टूडेंट तक पहुंचना इसका लक्ष्य रखा गया है। 1 करोड़ से ज्यादा ही हो जाएंगे वैसे, पर शुरुआत में 30 मिलियन यूथ तक पहुंचा जाएगा और सेकेंडली 70 मिलियन यूथ तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। 1 मिलियन में नॉर्मली आपको पता है कितना होता है? 10 लाख होता है ना, 10 लाख। तो यहां पर 1 करोड़ मिनिमम है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। और बाकी एक पर्टिकुलर फेज कि ऑल ओवर हम इतनों को तो सिखा ही देंगे, और 30 मिलियन यूथ और 70 मिलियन यूथ अलग अलग है। तो यहां से कंपेयर मत करने लगना कि यहां पर कंपैरिजन किया जा रहा है कि सर इनको जोड़ने के बाद तो डेटा अलग है और आपने तो 1 करोड़ बताया, ठीक है। तो ध्यान रखना, योजना का जो लाभ है 21 से लेकर 24 साल के जो युवा हैं उनको दिया जाएगा। अब जो भी कंपनी में युवा काम करेंगे उनको 5,000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा। 5,000 रुपए स्कॉलरशिप, 4,500 रुपए गवर्नमेंट द्वारा जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण है, डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट ट्रांसफर, उसके माध्यम से दिए जाएंगे। और 500 रुपए कंपनी के द्वारा अपने CSR फंड के माध्यम से दिए जाएंगे, ठीक है। और 1 साल के बाद जो गवर्नमेंट है इंटर्न को 6,000 रुपए अतिरिक्त भी प्रदान करेगी 1 साल के बाद। लेकिन शुरुआत में कितने दिए जाएंगे? प्रतिमाह 5,000 रुपए, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम 2024। सशस्त्र रामानुजन अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो शस्त्र रामानुजन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जाएगा
अलेक्जेंडर दुन को। किसे? अलेक्जेंडर दुन। शस्त्र रामानुजन अवार्ड 2024 अलेक्जेंडर दुन को दिया जाने वाला है। कौन है? देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। शस्त्र रामानुजन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है ना? तो आपको यह भी याद रखना चाहिए कि यह गणित या मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जिसे दिया गया वो कौन। ठीक है, तो मैथमेटिशियन है अलेक्जेंडर दुन। इनकी बात करें तो ये जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक प्रोफेसर बोल सकते हैं, एक तैयारी करने वाला बोल सकते हैं आप इनको। अमेरिका के मैथमेटिशियन है पर ये, ठीक है, अलेक्जेंडर दुन, जिन्हें दिया गया है शस्त्र रामानुजन अवार्ड। डन। अमेरिका के, हम देश देखेंगे अमेरिका के। क्यों दिया गया भाई? तो गणित के क्षेत्र में एक तो मॉड्यूलर फॉर्म, इसके अलावा हाफ इंटीग्रल, वेट फॉर्म और मेटाप्लेक्टिक फॉर्म, ठीक है ना, इसके क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया है। इसीलिए अलेक्जेंडर दुन को हाल ही में शस्त्र रामानुजन अवार्ड 2024 से सम्मानित करने की घोषणा की गई। अब आपको नॉर्मली शस्त्र रामानुजन अवार्ड के बारे में पता होना चाहिए कि यह अवार्ड क्या है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट है, पर 32 साल से कम उम्र के जो युवा हैं, गणितज्ञ, युवा बोल ले, गणितज्ञ बोल ले, मैथमेटिशियन, क्योंकि मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन कितने साल से कम एज वाले? 32 साल। ऐसे लोग जिन्होंने गणित के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। ठीक है, इस प्राइज का नाम इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवासा रामानुजन के नाम पर रखा गया है। और इन्होंने नॉर्मली संख्या सिद्धांत, नंबर थ्योरी में अपना अद्वितीय योगदान दिया था। रामानुजन ने इंडियन मैथमेटिशियन है, तो इनके नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है, शस्त्र रामानुजन अवार्ड। ठीक है, तो किसे दिया गया 2024 में? तो यह दिया गया है हाल ही में अलेक्जेंडर दुन। कहां से हैं? अमेरिकी मैथमेटिशियन। ठीक है, अब कब से दिया जा रहा है या किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो यह अवार्ड दिया जा रहा है 2005 से। ठीक है, षणमुगा एकेडमी ऑफ आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, जो कि तमिलनाडु की संस्था है, इसके द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। 2023 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूएसए के हैं, रुइक्सियांग झांग, इन्हें दिया गया था। यह भी मैंने आपको पहले पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो 2023 और 2024 में किसे दिया गया? अलेक्जेंडर दुन, शस्त्र रामानुजन अवार्ड 2024, है ना। लास्ट क्वेश्चन हमारा, 95वें मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 2024 का खिताब किसने जीता है? पहले तो इसमें आपको यह नोट करना चाहिए कि मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। तो मैंने आपको क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया है हालांकि, पर यह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखना यह हॉकी टूर्नामेंट है जिसका खिताब 2024 में 95वां मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट, इसका खिताब इंडियन रेलवे ने अपने नाम किया है फाइनल में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की टीम को हराकर। तो जीता किसने? इंडियन रेलवे। ठीक है, देखिए यह है इंडियन रेलवे की टीम। मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? देखिए आरआरबी जेई की एग्जाम में पूछा गया था, किससे संबंधित है? हॉकी टूर्नामेंट। बहुत स्टूडेंट क्रिकेट लगा के आ जाते हैं, पर गलती मत करना। ठीक है, तो तमिलनाडु में खेला गया था हाल ही में 95 मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 2024। फाइनल में इंडियन रेलवे ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को 5-3 से हराकर यह खिताब जीता है। इस हॉकी टूर्नामेंट की शुरुआत, अगर खिताब देखें तो 95वां एडिशन है। टोटल टीमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो कितनी है? 10। विनर रहा इंडियन रेलवे और रनर अप रहा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो 95वां एडिशन है, ये याद रखिएगा। शुरुआत कब हुई? तो शुरुआत की गई थी 1901 में, हालांकि तब इसे मद्रास चैलेंज कप के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आयोजन स्थल तमिलनाडु का चेन्नई है। इसका मुरुगप्पा ग्रुप के द्वारा आयोजित किया जाता है, तो अब इसका नाम है मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट। ठीक है, हॉकी से संबंधित कुछ और ट्रॉफी भी आपको याद रखना चाहिए। बेटन कप, स्टैनली कप, आगा खां कप और ध्यानचंद्र ट्रॉफी, ये भी हॉकी टूर्नामेंट है। हम यहां पर बात मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट की कर रहे हैं। 2024 में 95वां एडिशन तमिलनाडु में खेला गया। विनर कौन? इंडियन रेलवे। और रनर अप कौन?
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। डन। तो यहां पर 4 अक्टूबर 2024 के सभी करंट अफेयर हो गए, डिटेल में हमने डिस्कस किए, एक एक फैक्ट को समझा, इंपॉर्टेंट थे सारे की सारे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब हम किसकी बात कर लें, लास्ट डे रिवीजन की, ठीक है। ओके, आंसर लेंगे एमसीक्यूज फॉर्म में। पीएम नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कहां से की? तो धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की जो शुरुआत की गई है, यह की गई है झारखंड के हजारीबाग से। 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो यह जयंती मनाई गई 155वीं। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किया जा रहा है कहां पर? यूएई में। किस मंत्रालय द्वारा पीएम ई ड्राइव स्कीम की शुरुआत की गई? मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री। पहले खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? पहले खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा 2025 में इंडिया में। पढ़ा था कल हमने। क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है? तो क्लाउडिया शिनबाम की बात करें तो मैक्सिको की पहली महिला प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने शपथ ली। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो किसे दिया जाएगा? लक्ष्मण श्रेष्ठ। 9th वर्ल्ड जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 9th वर्ल्ड जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2024 में भारत ने टोटल 7 मेडल अपने नाम किए। कितने? 7। निम्न में से किस स्थान पर आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट 2024 का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किया गया महाराष्ट्र के मुंबई में। लास्ट क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 2024 को स्वच्छ भारत मिशन की कुल कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो 10 साल पूरे हो गए हैं स्वच्छ भारत मिशन को, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन लास्ट सेशन में हमने समझे थे डिटेल में। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर, जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? तो यह है तमिलनाडु का पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू। पारादीप पोर्ट ओडिशा में देखने को मिलता है, और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो यह इंदिरा कॉल है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु लद्दाख में, ठीक है, वर्तमान में इंदिरा कॉल। तो याद रखना सबसे उत्तरी बिंदु। यहां पर क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा। पहले दादा साहब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में बेस्ट एक्टर का आईफा अवार्ड 2024 में किसे दिया गया? और पहली बार आईफा अवार्ड भारत में कहां पर आयोजित किए गए? इंडिया में, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेशन पसंद आया हो तो सेशन को भी लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।